नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीच बी CUET के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है राघव तिवारी, मैं आपका पोल साइंस का फैकल्टी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो चुपचाप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको देख लेना इस वीडियो खत्म होने के बाद में, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट आपको स्टार्टिंग से देखनी है और अपने नोट्स बनाने हैं और उसके बाद इस वीडियो पे शिफ्ट करना है और इसके भी नोट्स आपको बनाने हैं। चलो बिना बकवास किए, अपना टाइम पास किए, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका चैप्टर कौन सा? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर नंबर 6 ओल्ड बुक का, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपकी होती क्या है? अगर आप वर्ल्ड लेवल पे देखोगे तो आपको 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर देखने को मिली, 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर देखने को मिली। और अगर आपको वर्ल्ड में पीस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, तो आपको क्या जरूरत पड़ती है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। क्यों? क्योंकि इसका पर्पस क्या होता है? वर्ल्ड लेवल पर कंट्रीज को मैनेज करना, ताकि वो आपस में जो डिस्प्यूट उनके बीच होते हैं, क्योंकि कंट्रीज हैं तो भाई उनके बीच डिस्प्यूट तो होगा ही, क्योंकि क्या बोलते हैं, घर में बर्तन है तो खड़केंगे ही, तो वर्ल्ड में कंट्रीज हैं तो लड़ेंगे ही। अब इस लड़ाई को हम लोग वर्ल्ड वॉर का रूप ना दें, इसीलिए आजकल हमारे सामने क्या आता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो उनका पर्पस क्या हुआ? वर्ल्ड में पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। अगर इसके बात करें कि इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो भाई आप अब तक तो समझ ही गए होंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है? टू प्रमोट ग्लोबल मिलिट्री अलायंसेस। क्या ग्लोबल मिलिट्री अलायंसेस ऐसा कुछ पर्पस होता है इनका? भाई ऐसा तो कुछ नहीं। अगर ये मिलिट्री अलायंसेस को पर्पस करेंगे, इनका फोकस अगर मिलिट्री अलायंस बनाना होगा तो वॉर तो होंगी ही होंगी। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? वॉर को रोकना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। दूसरा ऑप्शन आपका टू मेंटेन वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। ये आपका थोड़ा बहुत सही लग रहा है, क्योंकि मैंने बात की थी कि ये क्या करते हैं? पीस मेंटेन करने के लिए और सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए वर्क करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी मेरे को अभी तक सही लग रहा है, लेकिन ऑप्शन में सारे देखने हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है? टू स्टैब्लिश अ सिंगल ग्लोबल गवर्नमेंट। ऐसा कोई पर्पस इसका नहीं होता। ये एक गवर्नमेंट को फोकस क्यों करेगी? आपका ऑप्शन नंबर डी टू कंट्रोल इंटरनेशनल ट्रेड। इसके लिए भाई अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन आपकी IMF, ठीक है। बट ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, इसका पर्पस कोई ऐसा, सारी ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी इंटरनेशनल होती है उनको कोई ऐसा स्पेसिफिक पर्सन नहीं होता, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। बी फॉर बाबू भैया जिंदाबाद। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, Which international organization is primarily responsible for maintaining international peace and security। यानी कि वर्ल्ड लेवल पर ऐसी कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपकी है जो वर्ल्ड लेवल पर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है पीस मेंटेन करने के लिए? आपका ऑप्शन नंबर 1 UN। क्या UN उसका फुल फॉर्म, इसका पूरा नाम क्या है? UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। ऑप्शन नंबर सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखो अगर हम देखें UNO की, चलो इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं, थोड़ा पोस्टमार्टम क्या, खोल के इसको थोड़ा देखते हैं। UNO क्या है? इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है आपकी 24 अक्टूबर 1945। कब? 24 अक्टूबर 1945। याद रखना, इसके 6 दिन बाद यानी कि 30 अक्टूबर को इंडिया इसमें ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। इंडिया इन द सेंस ऑफ कॉलोनियल इंडिया, ठीक है, जो ब्रिटिश रूल में था, ठीक है। अगर हम बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब होती है? 1995 में, 1 जनवरी 1995। अगर हम बात करें इससे पहले ये रूप था गैट का, GATT। गैट क्या था? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। यानी कि पहले ये सिर्फ एग्रीमेंट था, पहले क्या था? सिर्फ एग्रीमेंट। अब क्या बन गया ये? अब बन गया इंटरनेशनल मॉनेटरी, WTO। अब क्या बन गया? ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले क्या था? एग्रीमेंट, अब क्या बन गया? ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का बनता है 1944 में, जब ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस आपकी होती है। कौन सी? ब्रेटन वुड, ठीक है। ब्रेटन वुड कब होता है? 1944 में। इसके बाद आपकी 2 ऑर्गेनाइजेशन बनती है। कौन कौन सी? एक तो आपकी IMF, कौन सी? IMF, और दूसरा WB यानी कि वर्ल्ड बैंक। तो ये दोनों आपको याद रखना है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखो इसके मैं आपको डेट बताता हूँ। 7 अप्रैल। क्या है आपकी? 7 अप्रैल। अब भाई इसका सन क्या है, ये किसको बताना है? ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में नीचे देखो कमेंट बॉक्स है, वहां जाके उसका यूज करो, इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा भाई? इंटरनेशनल लेवल पे पीस और सिक्योरिटी के लिए कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि बी क्या हो गया? ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए। सी क्या हो गया? मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए। डी क्या हो गया? हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को कंट्रोल करने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। आपका थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द यूनाइटेड नेशंस इज इनकरेक्ट। यानी कि यूनाइटेड नेशन के बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन गलत है? ऑप्शन नंबर ए द UN वाज फाउंडेड एज अ सक्सेसर टू द लीग ऑफ नेशन। भाई देखो ऐसे ऐसे ऑप्शंस लाया हूं, ऐसे ऐसे ऑप्शंस कि एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट।
ऐसी वीडियो कहीं और मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी भाई। CUET की अगर तैयारी करनी है तो चुपचाप आके हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर लो फ्री में। कहाँ पर? यूट्यूब पर ही, और कहाँ करोगे? ठीक है, तो चुपचाप आके ये वीडियो को देखो और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या था आपका? द UN वाज फाउंडेड एज अ सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। देखो क्या होता है, 1914 से 1918 तक आपकी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलती है, तो जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होती है तो सारे के सारे जो विश्व के दिग्गज नेता थे वो क्या करते हैं? एक बैठक बुलाते हैं। उस बैठक में क्या, उस बैठक का नाम क्या था? ट्रीटी ऑफ वर्साइल। ट्रीटी ऑफ वर्साइल। इसमें हालांकि ऐसा तो कोई दिग्गज वाला काम इन लोगों ने किया नहीं था। इन लोगों ने क्या किया था? इन लोगों ने भाई सारी की सारी जिम्मेदारी किस पे थोप दी? जर्मनी पर। उसमें हमें अभी नहीं जाना है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे उस टाइम के US के प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर तो कुछ नहीं भाई, वुड्रो विल्सन साहब। क्या नाम था उनका? वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन जी क्या करते हैं? वुड्रो विल्सन जी अपना 14 पॉइंट प्रोग्राम देते हैं। क्या देते हैं? 14 पॉइंट प्रोग्राम। ठीक है, इस प्रोग्राम में क्या करते हैं ये? इस प्रोग्राम में बताते हैं कि भाई वर्ल्ड में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो इस प्रोग्राम में से इनका एक प्रोग्राम था जिसमें ये बताते हैं कि वर्ल्ड में अगर वॉर जो हुई है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है, उसका ओनली एंड ओनली रीजन जो था वो था किसी भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट का ना होना, ऐसे इंस्टीट्यूशन का ना होना जो कंट्रीज को मैनेज कर सकता था। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड में क्या थी? वर्ल्ड में थी एनार्की। ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं थी, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो इन कंट्रीज को कंट्रोल कर सकती थी, और यही एकमात्र रीजन था हमारे वर्ल्ड वॉर होने का। तो इसके बाद इन्हीं के कहने के तर्ज पर एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन आती है, लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग राष्ट्र संघ। क्या कहते हैं? राष्ट्र संघ। कब बनती है? यह आपकी बनती है 1920 में, 1920 में। ठीक है, इसी को बाद में जब 1939 में आपका जर्मनी पोलैंड पर अटैक कर देता है तो उसको खत्म करके क्या बना देते हैं हम लोग? इसको खत्म करने के बाद 1945 में ही आपका बनता है UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके बाद इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1946। अगर आपने पिछला क्वेश्चन देखा है तो गलत ऑप्शन। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि UNO कब बनता है? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में बिल्कुल क्या हो गया? गलत। इसने पूछा था इनकरेक्ट कौन सा, तो आपका ऑप्शन में बी तो मिल गया, लेकिन आगे ही बात कर लेते हैं। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि देखो, UNO का मेन फोकस क्या होता है? इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो पाए, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स ही होते हैं जो बड़ी बड़ी वॉर को बढ़ा देते हैं। ठीक है, यानी कि छोटा सा पहले कॉन्फ्लिक्ट होगा, ये छोटा कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा रूप ले लेगा और इसके बाद क्या बन जाती है? वॉर, और वॉर से बनती है वर्ल्ड वॉर। तो इस वर्ल्ड वॉर को ही खत्म करने के लिए, काटने के लिए क्या आ गया आपका? UNO। ऑप्शन नंबर डी, इट वाज इंटेंडेड टू ब्रिंग कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स। यानी कि देखो, राष्ट्रों के बीच में सहयोग बढ़ाने के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए। भाई देखो, अगर राष्ट्रों के बीच में, देशों के बीच में, इंटरनेशनल कंट्रीज के बीच में भाईचारा नहीं है तो वॉर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसका फोकस क्या था? देशों के बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाना, सहयोग को बढ़ाना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, बाबू भैया, वैसे तो गलत है लेकिन इस हिसाब से बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी फाउंडर स्टेट्स साइन द UN चार्टर 1945। यानी कि 1945 में जब UNO का चार्टर पारित हुआ था उस पर कितने कंट्रीज ने साइन किए थे? ऑप्शन नंबर ए 45B, 51C, 52B और डी 56। देखो, जब ये चार्टर साइन होता है 1945 में तो उस टाइम 50 कंट्रीज प्लस 1 पोलैंड जो था बाद में वो भी साइन कर देता है। टोटल कितने हो जाते हैं भैया? 51। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, बाबू भैया, बिल्कुल सही निकले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी कि जो आपके ये दे रखे हैं इनको क्या करना है? आपको क्रोनोलॉजी में सजाना है। सजाते हैं, चलो। पहला क्या है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यानी कि UNHRC। UNHRC कब बना था? 2006 में। कब? 2006 में। किसकी एजेंसी है? UNO की। याल्टा कॉन्फ्रेंस, याल्टा कॉन्फ्रेंस कब होती है आपकी? फरवरी 1945। 1945 में ही अक्टूबर में, 24 अक्टूबर को आपका बना UNO। ठीक है, याद रखना है आपको ये। तो याल्टा कॉन्फ्रेंस कब होती है? फरवरी 1945। यानी कि वर्ल्ड वॉर जब खत्म होने की दहलीज पे थी, वर्ल्ड वॉर 2, उस टाइम पर। इसको हम लोग बिग थ्रीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्फ्रेंस या मीटिंग ऑफ बिग थ्रीज। बिग थ्रीज। अब ये बिग थ्रीज क्या था भाई? विश्व के उस टाइम पर जो 3 बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे वो इस मीटिंग में आए थे। कौन कौन से आपके? एक तो चर्चिल साहब। कौन? चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। कहाँ के थे ये थे हमारे यूके के। कहाँ के? यूके के। दूसरे आपके स्टालिन साहब। स्टालिन कहाँ के थे? ये आपके थे यूएसएसआर के। क्वेश्चन आपके लिए, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन कब हुआ था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो इसका आंसर। आपका थर्ड बंदा कौन था? रूजवेल्ट साहब। ये कहाँ के थे? ये आपके थे यूएसए के। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? बिग थ्रीज। ये आपका कब होता है? 1945 में। अटलांटिक चार्टर कब पारित हुआ? कब इस पर साइन होते हैं? 1941 में। ये अटलांटिक चार्टर जो है ये आपका यूएनओ के फॉर्मेशन से संबंधित है। कब होता है? 1941 में। अब इसमें
उसमें क्या होता है क्या नहीं होता हमारे काम का ये नहीं है, हमारे काम का सिर्फ ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना भैया, कितनी बार बताऊं, क्या करना है आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप में पढ़ना है आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, इंडिया ज्वाइन द यूएन। पहला क्वेश्चन याद करो, पहला दूसरा क्वेश्चन क्या बताया था मैंने आपको, 38 अक्टूबर 1945 इस टाइम इंडिया इसको ज्वाइन करते हैं। क्रोनोलॉजी बिठाओ ना फिर, पहले कौन हुआ, पहले हुआ 1945 किसका, फरवरी का, ठीक है। पहले ये हुआ क्या, तीसरा ऑप्शन क्या है आपका, तीसरा था आपका 1941, पहले कौन आ गया 41 पहला, तीन 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 तीन, एक ही है सिर्फ, बाबू भैया, और कोई नहीं है क्या। चलो बाबू भैया क्या करते हैं, जिंदाबाद बाबू भैया जिंदाबाद। आपका ऑप्शन में कौन सा हो गया, बी एकदम करेक्ट आंसर। पहले आपका क्या होता है, अटलांटिक चार्टर 1941, इसके बाद क्या होता है आपका सेकंड याल्टा कॉन्फ्रेंस फरवरी 1945, इसके बाद आपका इंडिया करता है यूएन को ज्वाइन, और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMF। IMF कब बनता है आपका, IMF WB आपके ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद 1944 में जो कॉन्फ्रेंस होती है ब्रेटन वुड की, उसके बाद बनते हैं आपके, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, इंडियन मनी फाइनेंस। अरे भैया वर्ल्ड के लेवल की बात कर रहे हैं, आई का मतलब क्या है, ये इंटरनेशनल है, वर्ल्ड की बात चल रही है, ब्रेटन वुड में इंडिया का क्या काम है भाई, तो इंटरनेशनल की बात चल रही है, तो इंटरनेशनल पहले आएगा ना, तो इंडिया वाला क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। इंटरनेशनल मनी फाइनेंस, चलो इंटरनेशनल थोड़ा इसको करेक्ट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको भी थोड़ा कनेक्ट कर लो, इंडियन काट दो। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, देखो इंटरनेशनल मनी फाइनेंस, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट आपने आज तक नाम सुना है ऐसे इंस्टीट्यूशन का, नहीं सुना, तो क्या कर दो, काट दो। क्यों? क्योंकि असली आंसर आपका मॉनेटरी फंड कौन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी फॉर चाचा विधायक हैं हमारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, नेम एन NGO विच वर्क्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व में ह्यूमन राइट्स मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सी एजेंसी आपकी काम करती है। ऑप्शन नंबर ए, हेल्पेज इंडिया। अरे भैया इंडिया का इंस्टीट्यूट है, यह पूरे वर्ल्ड में कहाँ काम करेगा, गलत बात बहुत गलत बात है। नॉन ऑफ दिस, अरे कहाँ डाल दिया भैया नॉन ऑफ दिस को, ये तो हो सकता है, चलो देखते हैं। क्राई चिल्ड्रन राइट्स एंड यू, बाल अधिकार और आप, भाई बाल अधिकार और आप, ये कोई सेंस बैठा रहे आपका, नहीं। वर्ल्ड में कौन करता है आपका, एमनेस्टी इंटरनेशनल। आपके लिए क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, आपको जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना है। आपका आंसर अब कौन सा हो गया, डी फॉर दद्दू दादा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स। अरे फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरो, चलो भरते हैं। देयर आर डैश परमानेंट मेंबर्स इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल। देखो UNSC क्या है, आपने सुना UNO, इसके हमारे 6 ऑर्गन्स हैं। कितने ऑर्गन्स हैं हमारे, 6। अब केवल 5 बचे हैं, क्योंकि एक ने 1994 में वर्किंग अपना बंद कर दिया है। कौन कौन सा है देखते हैं हम लोग। पहले UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, आम सभा। दूसरा आपका कौन हो गया, नाम बताओ जल्दी जल्दी, सेक्रेटरीट। कौन आपका, सेक्रेटरीट। भाई इसके साथ साथ ना कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ आप भी, इससे क्या होगा, आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तीसरा आपका इकोसोक, कौन, इकोसोक यानी कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। आपका तीसरा ऑप्शन, चौथा 1 2 3 4, चौथा आपका कौन सा होगा, जल्दी 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 कमेंट करो। ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आपका 5वां अंक कौन सा हो गया, जल्दी 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 करो भाई। 5वां हो गया आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल। कौन सा आपका, ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसने देखो ये जो ट्रस्टीशिप आपका काउंसिल है ना, इसी ने आपका काम करना बंद कर दिया है, कब, 1994 से। आपका और कौन सा हो गया, UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यही है आपका, जिसमें आपको 15 मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे। कितने मेंबर्स, 15 मेंबर्स। इसमें से आपके 5 जो हैं, 15 मेंबर्स आपके टोटल हो गए, इसमें से जो आपके 5 हैं वो है आपके परमानेंट। 5 कौन से हैं, परमानेंट, हमेशा के लिए, ठीक है। 5 कौन है, परमानेंट। और आपके जो 10 हैं ये आपके हमेशा 2 साल पर बदलते रहते हैं, कि हर 2 साल बाद इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस कहाँ होते हैं आपके, UNGA में, ठीक है। UNGA में जितने भी इलेक्शन से संबंधित काम है सारे के सारे कहाँ पर होंगे, UNGA में। कितनी कंट्रीज इसमें, 193। कितनी, 193। सबसे रिसेंट में इसमें कौन सा ऐड हुआ, यानी कि बहुत टाइम हो गया वैसे तो, लेकिन सबसे जो रिसेंट ऐड हुआ है इसमें वो है आपका साउथ सूडान। कौन आपका, साउथ सूडान, ठीक है। ये आपको याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन आ गया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सबसे लास्ट में या लेटेस्ट में कौन सा कंट्री शामिल हुआ है, तो क्या करोगे, साउथ सूडान, ठीक है। सेक्रेटरी का काम क्या है, सेक्रेटरी से काम करना, इसका कोई इतना इंपॉर्टेंस है नहीं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, देखो जब चैप्टर पढ़ा होगा तब इनके बारे में पढ़ा होगा, अभी डिटेल में हमें नहीं जाना है भाई, सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान दो। आपको ये 6 ऑर्गन्स पता होने चाहिए, ठीक है। ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी क्रिमिनल केसेस आते हैं या फिर डिस्प्यूट्स के केस स्टेट्स के बीच में आते हैं, वो सारा आपको कौन मैनेज करेगा, वो आपका मैनेज करेगा ICJ। जब कुलभूषण जाधव को, इंडिया का जो सैनिक था, वो जब जाके पाकिस्तान में गिरा था, वो उसको जब पकड़ा गया था तो उसको किसने छुड़वाया था,
आईसीजे ने, इंडिया ने कहाँ अपील करी थी? आईसीजे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ठीक है। ट्रस्टीशिप काउंसिल, इसने अपना लास्ट ऑपरेशन कब किया? 1994 में इसका काम क्या था? जो कॉलोनाइजेशन के कंट्रीज हैं, यानी कि जो अभी तक उपनिवेशवाद की शिकार हैं, जो किसी और देश के गुलाम हैं, उनको आज़ाद कराना, ठीक है। तो उसने जैसे ही 1994 में इसके अकॉर्डिंग सारे देश डीकोलोनाइज हो चुके हैं। ऐसा सच है कि नहीं? आई डोंट नो, हम लोग कोई कमेंट नहीं करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें 5 देश परमानेंट है। कौन कौन से हैं आपके? फ्रांस, यूएसए, याद रखना, फ्रांस, यूएसए, यूके, चाइना और 1 2 3 4 और आपके रशिया भैया। कौन से? पुतिन चाचा। कौन? पुतिन चाचा, याद रखना। 5 देश कौन से हो गए आपके? परमानेंट, और 10 देश कौन से हो गए? जो नॉन परमानेंट है, यानी कि टेम्पररी हैं, ठीक है। अब देखते हैं देयर आर कितने परमानेंट मेंबर्स? तो 5। कितने? 5। डैश इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ, यानी कि अभी हाल में जो यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल है। सेक्रेटरी जनरल किसमें होते हैं? सेक्रेटरीट में, ठीक है। ये आपके कौन है? तो अभी आपके हैं एंटोनियो गुटेरेस। कौन है आपके? एंटोनियो गुटेरस। कहाँ के हैं ये? जल्दी कमेंट करो भाई, कौन सी कंट्री के हैं ये? कौन बताएगा? कौन बताएगा? कहाँ के? रोनाल्डो साहब है, हमारे रोनाल्डो फुटबॉल खिलाड़ी। कहाँ के हैं? पोर्तुगल। कहाँ के? पोर्तुगल, ठीक है। तो हिंदी में पुर्तगाल और इंग्लिश में पोर्तुगल। कौन है ये? हमारे यहाँ के, हमारे एंटोनियो अंकल जी, ठीक है। आपका ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर सी, डैश वाज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ। अब फर्स्ट कौन थे? अभी के कौन है? एंटोनियो गुटेरस। इनसे पहले कौन थे? बान की मून। इनसे पहले कौन थे? बान की मून। मून, तारा, चांद, चांद तारा, ये सब कहाँ के थे भैया? बान की मून कहाँ के थे? साउथ कोरिया के आपके, ठीक है, याद रखना। पहले कौन थे? पहले थे आपके ट्राइग वली। कौन? ट्राइग वली। कौन सी गली? ट्राइगो गली, आजा मेरी गली, ठीक है। कौन? ट्राइग वली। ये आपके कहाँ के थे? ये आपके थे नॉर्वे के। कहाँ के? नॉर्वे, ठीक है। यार देखो, राइटिंग का इश्यू होगा तो मैनेज कर लेना, इसको मैं बाकी नोट्स में डलवा दूंगा आपके, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक है, चुपचाप जाके उसको ज्वाइन करो, और जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस, नोट्स वगैरह सब आते हैं उनका फायदा उठाओ। क्वेश्चन नंबर डी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन असेंबली वाज। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट यूएन असेंबली की जो फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट थी, कौन थी आपकी? भाई देखो, मैं आपको हिंट देता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहन। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहन। नाम बताओ जल्दी 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 कमेंट करो भाई। एक और बात बताओ आपको, ये जीत से संबंधित है, इनके नाम में जीत है, विजय है, तो विजय लक्ष्मी पंडित। कौन? विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। याद रखना, आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विजय लक्ष्मी पंडित किसकी बहन थी? ये चच्चा नेहरू जी की, हमारे चच्चा नेहरू, ठीक है। आपके चारों के चारों क्वेश्चन आपके हो गए। क्वेश्चन नंबर 9, WTO फॉर्म्ड इन, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म हुआ था? तो 1995। कब? 1995। डेट क्या बताई थी मैंने आपको? 1 जनवरी। कौन सी जनवरी? 1 जनवरी, ठीक है। इससे पहले क्या था ये? इससे पहले आपका था ये गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। गैट कब बना था? गैट आपका बना था 1947 में, ठीक है। तो गैट को हटा के कौन बना फिर बाद में आपका बना WTO, वर्ल्ड लेवल पर ट्रेड को मैनेजमेंट करने के लिए, मैनेज करने के लिए। इसका डीप में नहीं जाना है भाई, चुपचाप डेट याद करो और निकलो, ठीक है। पहला ऑप्शन 1947, 1948, 1947 में कौन बना था आपका? गैट, GATT, गट्टा, ठीक है। गैट बना था आपका डैट। अब ये हटा क्यों, जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये आपका था एग्रीमेंट। क्या था आपका? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को खत्म करके हमने क्या बनाया? आपका ऑर्गेनाइजेशन। क्या बना आपका? ऑर्गेनाइजेशन। पहले सिर्फ ट्रेड, क्या था ये? एग्रीमेंट। देखो एग्रीमेंट में ना आपको कोई मतलब ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, बट अगर आप ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हो तो आप क्या हो जाते हो उसके प्रति? रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए क्या बना आपका? WTO। कब बना? 1995 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत आंसर भाई, 1992 नहीं है। क्या है आपका? 1995। डी फॉर दद्दू दादा। कौन? दद्दू दादा, ठीक है। आपका 10th क्वेश्चन, व्हेन अटलांटिक चार्टर साइंड। भाई पहले ही बता चुका हूं, कितना पढ़ा यार, आपको इतना डीप में नहीं जाना। 1941, 1949, 1945 और 1991। अरे बाप रे बाप, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। 1941 में क्या बना आपका? अटलांटिक चार्टर पर साइन हुआ। यह तो आपको याद रखना है भाई। अटलांटिक चार्टर पर साइन कब हुआ? 1941 में। 1949 कोई इंपॉर्टेंट का नहीं। 1945 आपका क्या बना था? इस टाइम पे आपकी होती है याल्टा कॉन्फ्रेंस। क्या होती है? याल्टा कॉन्फ्रेंस। इसी टाइम पे आपका क्या बनता है? यूएनओ। क्या बनता है आपका? यूएनओ। डेट क्या थी इसकी? डेट क्या थी? 24 अक्टूबर, ठीक है। क्या थी? 24 अक्टूबर। 1991 में क्या होता है आपका? सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन, यानी कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर क्या हो जाता है? कोलैप्स हो जाता है, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चंस आपके इस 10 क्वेश्चंस के थ्रू इतने सारे क्वेश्चंस निकल गए हैं आपके, ठीक है। तो आपको सारे क्वेश्चंस क्या करने हैं? चुपचाप जाके टेलीग्राम में या पीपीटी ज्वाइन करो,
पीपीटी डाउनलोड करो और जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उनको करके अपना कॉन्फिडेंस को बूस्ट करो। ठीक है भाई, क्या करना है आपको, देखो ये पीपीटीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ट्रिक ना आपको यही करनी है कि सिर्फ आप क्वेश्चन मेकिंग फॉर्मेशन पढ़ो। सिर्फ क्या करना है आपको, क्वेश्चन मेकिंग फॉर्मेशन, यानी कि सिर्फ क्वेश्चंस बनाओ। अभी आपको डिस्क्रिप्टिव रीडिंग में ध्यान नहीं देना है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन मेकिंग फॉर्म में क्वेश्चंस बनाओ सिर्फ। ठीक है, आपकी अप्रोच कैसे होनी चाहिए पढ़ने की, आपकी अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन मेकिंग फॉर्म, यानी कि आप क्वेश्चंस बनाओ, उन क्वेश्चंस के आंसर वन वर्ड में लिखो और उनको क्या करो, याद करो। बड़े बड़े आंसर्स आपको याद नहीं करने हैं भाई, इतने बड़े बड़े आंसर याद करके कहाँ जाओगे, पेपर में। पेपर में तो आपका क्या करना है, ऑब्जेक्टिव टिक मार्क वहाँ बैठोगे, भैया लिखूँ कैसे, लिखने वाला तो आया ही नहीं। अरे भाई पोपट मत कराओ अपना, चुपचाप क्या करो, क्वेश्चन मेकिंग फॉर्म को अपना लो कुछ दिनों के लिए, 1 महीनों के लिए सिर्फ। ठीक है, इसके बाद तो बल्ले बल्ले हुर्र मजे करेंगे फिर पूरे पूरे। ठीक है, चलो आज के क्वेश्चंस आपके इतने सारे हो गए हैं, आपके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और अपनी स्टडी को बूस्ट करना। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।